नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की अपनी क्लास वही चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय और उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 लेके आया हूं मैं। दोनों पार्ट में इसलिए दिया क्योंकि ये पार्ट थोड़ा इस तरीके से ही था तो सारी बातें बतानी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने 2 पार्टों का इस क्लास को अपन आज की क्लास में संपन्न कर देंगे। बेटा जी, जो शुरुआत से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ज्यादा कम, शुरुआत से अब ढीले पड़े जा रहे हैं। क्लासें नहीं शेयर हो रही है, नई क्लासों के ऊपर नई लाइक आ रहे हैं, नई इतना व्यूज मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैं अपना एक पॉजिटिविटी का निर्माण करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इन क्लासों को एकदम अच्छे से करवाने की कोशिश करूँ। अगर साथ दोगे तो फिर मैं इन क्लासों को बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पेशी ऊतक। ऊतक क्या होता है, मैंने आपको पहले इसी चैनल पर क्लास ली है, ठीक है, तो समझ लेना। पेशी ऊतक व तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बीच में किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, किस तरीके से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का उद्दीपन के ऊपर निर्भर करता है। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है, तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर संवेदनशील अंग होता है, उसके साथ में मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पेशी ऊतक के पास सूचना ले जाती है और पेशी ऊतक इसका क्या करता है, संकुचन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानेंद्रिय होती है, ज्ञानेंद्री जो भी ज्ञानेंद्री, ठीक है, आंख कान नाक, जो भी ज्ञानेंद्री है, उस ज्ञानेंद्री से सूचना संवेदी तंत्रिका के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के पास जाती है। संवेदी तंत्रिका के माध्यम से कहां जाती है, तंत्रिका तंत्र के पास में, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचना कहां जाती है, पेशी ऊतक के पास में जाती है। किसके पास में जाती है, पेशी ऊतक के पास में जाती है या पेशी तंत्र के पास में जाती है। वहां से पेशी के बीच में क्या होता है, संकुचन होता है। वहां से पेशी के बीच में क्या होता है, संकुचन। विस्तृत तरीके से, सही तरीके से आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, पीडीएफ दूंगा ना, पीडीएफ के अंदर इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत संकेत व तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, तंत्रिका जो तंत्र होता है उसकी सीमाएं क्या है, इसके अंदर किस प्रकार की सीमाएं, कितनी सीमाएं होती है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा वो वाली सीमा नहीं, ये क्या सीमा है इनकी, कितनी बात को सुन सकते हैं, कितनी इनके अंदर जोर से है, कितना इनका विद्युत वेग है, विद्युतीय वेग के माध्यम से जो इसके संकेत पहुंचते हैं, उनके मध्य क्या सीमाएं रहती है। तो ध्यान से सुना, देखो, विद्युत संवेग केवल एक कोशिकीय तक पहुंचा सकता है, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। विद्युत संवेग केवल एक कोशिका तक पहुंचा सकता है, उसके बाद में ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नए आवेग उत्पन्न करने से पहले अपने कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं करती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र पौधों के अंदर नहीं होता। ये बताने का मतलब ये है कि ये सुचारू रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य सूचनाओं को पहुंचाती है और एक ही समय में एक ही सूचना को ले जा सकती है। 2 घटनाएं एक साथ में हो जाती है तो वहां पे थोड़ा उन दोनों के मध्य समय लगता है। एक ही जगह पर 2 प्रार हो जाते हैं तो आपको पता है कि पहले जैसे किसी ने वहां पर जैसे आप चल रहे हो, आपको ठोकर लग जाती है, ठीक है, ऐसी गतिविधि होती है कि वो ठोकर लगती है, आपको पता ही नहीं चलता है ना। कुछ समय बाद देखते हो, यार खून कैसे आया, यो कहीं हटे, खून की किडनी निकली, ठीक है, तो आपको फिर बाद में पता चलता है। तो वो क्या होता है, इन संकेतिक जो विद्युत संकेत होता है वो पहुंचने में कोशिकाओं को समय लगता है और फिर वो कोशिकाएं समय लगने के साथ साथ में आपको संकेत के बारे में बताती है। उसके बाद में पौधों में समन्वय की प्रक्रिया कैसे होती है। पौधों के अंदर भी समन्वय की प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों। पौधों के अंदर समन्वय की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। वृद्धि का गति पर निर्भर न कर वृद्धि पर निर्भर गति, कहने का मतलब है कि पौधों के अंदर समन्वय की प्रक्रिया, ये भी इंपोर्टेंट है। पौधों के अंदर जो समन्वय की प्रक्रिया होती है, पौधों के अंदर समन्वय की प्रक्रिया होती है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा यहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा कि होता क्या है, ठीक है, ये है क्या, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, पर थोड़ा सा समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, 2 समन्वय की प्रक्रिया होती है। एक है वृद्धि का
गति पर निर्भर न होना, और दूसरी जो बात है वो ये है कि वर्दी पर निर्भर गति, वर्दी पर निर्भर गति। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। अब छोटे थे उस समय आपको घर वालों ने कहा कि बैठा मत रहे, तगड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। और कोई छोटी जिसकी हाइट, किसी की हाइट छोटी होती है उसको कहते हैं कि थोड़ी कसरत कराकर, चलाकर, जिम विम जाया कर, जिससे तेरी हाइट एकदम तगड़ी हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। हाँ कहते हैं। पौधों के अंदर ऐसा नहीं होता। मतलब यहां पे लिखा है वर्दी का गति पर निर्भर न होना। पौधों के अंदर वर्दी गति के माध्यम से नहीं होती। पौधों के अंदर वर्दी गति के माध्यम से नहीं होती, गति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वर्दी पर निर्भर गति, मतलब वर्दी होती है उसके साथ साथ में उसकी क्या होती है, गति होती है, ठीक है। मतलब कैसे कि गति के साथ में वर्दी होगी ना, होगा क्या, जैसे जैसे वर्दी होगी उसके साथ साथ में उसकी क्या होगी, गति होगी। अगली बात समझ में, चलो यही बात। उसके बाद में देखो मुख्य पादप के अंदर विशेष हार्मोन। यहां से एक प्रश्न पक्का साथियों, यहां से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। पौधों के अंदर हार्मोन, पौधों में हार्मोन ले लो, जंतुओं में हार्मोन ले लो, यहां से एक प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विशेष करके कुछ हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन, जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन है, उसके बाद में जिबेरेलिन है, जिबेरेलिन, उसके बाद में एक और है वो है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, एक है साइटोकाइनिन, ये आपके कोर्स में वही बता रहा हूं, और बहुत सारे होते हैं पर ये आपके विशेष कोर्स में साइटोकाइनिन काइनिन, और एक है एब्सिसिक, एब्सिसिक। ये विशेष प्रकार के इसके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन इसके अंदर पाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऐसा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि शाखाओं में जैसे अग्रभाग पर बनना, शाखाओं का अग्रभाग पर बनना किस हार्मोन पर निर्भर करता है ना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शाखाओं का अग्रभाग का बढ़ना किस हार्मोन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीन, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा कि किन किन का क्या काम होता है। यहां से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा मेरे साथियों, यहां से पक्का एक प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देना, ठीक है। मैं एकदम इंपोर्टेंट लगा रहा हूं इसके ऊपर, मतलब यहां से एक पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। जहां मैंने कहा है उसको रख लेना साथियों, 8 दिन तक का रिकॉर्ड है, जहां इंपोर्टेंट का है उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं तो जो मेरी क्लास है पुरानी, इन क्लासों के अंदर जाना और जो टिप्पणियां होती है ना, कमेंट्स जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, उस कमेंट्स के अंदर जाके पढ़ना साथियों, स्टूडेंटों ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सर जी आपने जो चीजें बताई उससे बाहर कुछ नहीं पूछा, तो विश्वास रखना। उसके बाद में जंतुओं के अंदर विशेष प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जंतुओं के अंदर भी कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आपको इसके अंदर विस्तृत तरीके से बताता हूं। देखो साथियों, जंतुओं के अंदर विशेष प्रकार के कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे थायरोक्सिन वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, सॉरी डबल लिख दिया इसको ना, थायरोक्सिन वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन है, अच्छा इसको डिलीट कर दो, डबल लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दो। थायरोक्सिन वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन, इसको डिलीट कर लेना। एड्रेनलिन, इंसुलिन, लिंग हार्मोन, और इसके लिंग हार्मोन दो होते हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन है वो नर के अंदर पाए जाते हैं, किसमें होते हैं, नर में, और ये जो एस्ट्रोजन है ये मादा में होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, अगला जो जनरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर ध्यान देना। मैं आपको इसकी सारणी है वो विस्तृत सारणी है वो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप याद कर लेना। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन इसके अंदर हार्मोन होते हैं, वे इनके सर हार्मोन की परिभाषा क्या है, तो हार्मोन की परिभाषा ये कि ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है। जंतुओं की क्रिया किस तरीके से की जाती है और इनके अंदर वृद्धि किस तरीके से होती है, उसके बारे में विस्तृत तरीके से ये क्या करते हैं, बताते हैं। उसके बाद में देखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ विशेष प्रकार की पाई जाती है। जैसे हार्मोन की बात करें, हार्मोन के अलावा एक अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती है, अंतःस्रावी
ग्रंथि, मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि मनुष्य का जो शरीर है 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर हमने एक पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था हृदय के अंदर धमनी और शिरा, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर आता है। धमनी और शिरा मतलब ये क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, उस सूचनाओं को, कार्यों को, रक्त को, नाना प्रकार की चीजों को लेकर क्या करते हैं, चलता है। बॉडी दिख रही है, इसके अंदर बहुत कुछ जंजाल बना हुआ है, ठीक है। तो हार्मोन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि पर समन्वय करते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो उत्पाद जो रक्त बना हुआ होता है उसको क्या करती है, स्रावित करने में ये सहायता करती है, जो हार्मोन का रूप है, जो हार्मोन के द्वारा ही, हार्मोन के माध्यम से ही होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, रक्त का निर्माण हो जाता है और उस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने में ही क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, ये औद्यो ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। ग्रंथि पूछ सकते हैं, कहां पर है, कार्य क्या है, तीनों पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर ग्रंथि पूछा जा सकता है, जैसे ये हार्मोन है, इसके अंदर आपको ग्रंथि पूछा जा सकता है, ठीक है, ग्रंथि पूछ सकते हैं, और इसके कार्य पूछ सकते हैं, और स्थान कहाँ है, कहां पर है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन औद्यो ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, जो गर्दन के अंदर होती है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को उपापचय करना। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसका आप याद रख लेना, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। शरीर होती कहां है, तो ये बेटा जी पीयूष ग्रंथि होती है, ये सॉरी मस्तिष्क के अंदर होती है। कहां होती है पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क के अंदर होती है, याद रख लेना। कहां होती है, मस्तिष्क, अपना जो थोबड़ा है ना, उस थोबड़े के अंदर होती है। माथा है ना अपना, इस माथे के अंदर होती है, याद रखना, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में ध्यान रखना साथियों, जो एड्रिनलिन ग्रंथि अधिवृक्क के अंदर पाई जाती है, जो अपना वृक्क होता है, किडनी जिसको कहा जाता है, किडनी जिसको कहा जाता है, किडनी के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, किडनी के अंदर होती है। कौन होती है किडनी के अंदर, एड्रिनलिन ग्रंथि जो होती है वो किडनी के अंदर पाई जाती है। बीपी होता है, हड्डी की धड़कन होती है, इसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। इंसुलिन हार्मोन है, अग्नाशय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, ये इंपोर्टेंट है। इंसुलिन है ना, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। मतलब रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, या कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ये भी पूछा जाता है। तो हार्मोन पूछे तो इंसुलिन, और ग्रंथि पूछे तो कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में लिंग हार्मोन के अंदर एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन है, ये वृषण के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। ये पेट के निचले वाला भाग होता है, यौन आरंभ से संबंधित होती है। मतलब ये जो नई संतति उत्पन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं ना, विशेष गुण ना, वो इनके अंदर सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक आता है, वो आता है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक, जैसे विशेष प्रकार के इसके अंदर रोग होते हैं, मधुमेह, डायबिटीज हो गया, ठीक है, और पुनरुद्भवन क्रिया हो गई, ये हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित की जाती है, ठीक है। उसके बाद में आयोडीन के माध्यम से ये जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर विशेष प्रकार के 2 रोग इसके अंदर दिए हुए हैं, इनको आप याद रख लेना। एक है मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है, एक हो गया मधुमेह, और एक होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसको कहा जाता है। ये आपको बाद में कहीं और भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार पुनः आप याद रख लेना। सॉरी, पुनरुद्भवन नहीं है, पुनरुद्भरण है, पुनरुद्भरण, ठीक है। इसका आपको कहीं दूसरी जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये एक ही है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये इनकी क्रियाविधि पूछी जाती है, और रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, उसको नियंत्रित करती है। और मधुमेह रोग है, ये अपने बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तब ये इसका मधुमेह रोग होता है। जब अपने जो कहते हैं शुगर जिसको कहा जाता है, वो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हो जाती है, कभी कभी छोटों को ही हो जाती है। तो मधुमेह रोग इसका है, इसका कारण है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन हार्मोन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, इसलिए मैं आपको ज्यादा जोर देने को कह रहा हूं। मतलब मधुमेह जो है, शुगर क्यों होती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा अपने बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसके कारण होता है। और इसका जो निदान है वो ये है
इंसुलिन हार्मोन का एक इंजेक्शन आता है, वो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन जब अपन लगाते हैं तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आयोडीन जो है युक्त नमक का जो आवश्यक है किस तरीके से है, आयोडीन युक्त, यहां से प्रश्न आपके बन सकता है, आयोडीन युक्त नमक की क्यों आवश्यकता है, नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा क्यों चाहिए? तो इसके अंदर दो मैंने आपको बात बताई थी, एक है मधुमेह और दूसरा है पुनर्भरण। क्या? पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण आप लिखना क्योंकि आपको नोट्स के अंदर यही मिलेगा, तो इसको आप काट देना। पुनर्भरण, ये दो आपको मिलेंगे इसके अंदर आयोडीन युक्त की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए। ठीक है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उसके बाद में इसके अग्नाशय द्वारा संसूचित किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर इंसुलिन का न बनना, इंसुलिन हार्मोन जब बनता नहीं है तो ये प्रक्रिया इसके अंदर हो जाती है। तो इनके लिए विशेष तरीके से आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष पॉइंट रह गए, पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी, थोड़ी क्लास के अंदर समस्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जो आपके जो पिछला जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना, हुआ क्या था पता है, 97% तक एकदम हो गई थी अपलोड। उसके बाद में क्या हुआ, नेट इश्यू आया। नेट इश्यू की वजह से बेटा जी 2.5-3 GB नेट गई हुई थी, पहले 97% तक हुआ, 2.5-3 GB नेट गई, वापस वो पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। ठीक है, और फिर मेरे को वापस अपलोड करनी पड़ी। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है। तो साथियों इन क्लासों को शेयर करो। अब बेटा मैंने ऐसा सोचा हूं, अभी मैं रुकूंगा नहीं, और कभी कभी मन करता है यार नहीं करते हैं, ठीक है, और कभी कभी मन करता है कि रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां आती है और इस क्लासों को शेयर नहीं होती सही तरीके से। तो इन क्लासों को अच्छे से शेयर करो। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी है, ठीक है, फिर भी अगर आप आगे बढ़ाओगे तो मेरी जो मेहनत है वो सक्षम हो जाएगी। और इन क्लासों को शेयर करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको समय पे मिल रही है, क्लासें आपको समय पे मिल रही है, तो समस्या है क्या है साथियों? ठीक है, तो मैं भी मेरी पढ़ाई छोड़ के आपको हमेशा 1.5-3-4 घंटे मुझे लगते हैं, तो आपके लिए शूट करने, ठीक है, तैयार करना होता है, टॉपिक तैयार करना होता है, मेरे दिमाग के अंदर यही रहती। तो आप इन क्लासों को अच्छे से शेयर करो, आगे बढ़ो और अपने दोस्तों को, भाइयों को भेजो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। राम राम, नमस्कार, जय।